नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवार भी अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी गढ़वाल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ अनिल बलूनी ने जबरदस्त रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी के पॉलिटिकल जो प्रत्याशी अनिल बलूनी वो है, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रोड शो भी सर क्या कुछ कहेंगे? सारे लोग देख रहे हैं, अभी करते हैं, आगे करेंगे, सर के बात करें। आज देखिए, उत्तराखंड में 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अधिक से अधिक मार्जिन से जीतने का विषय रह गया। आपके साथ पार्टी भी कांग्रेस मुक्त हो गया, आपको देश पूरा देश मुक्त हो जाएगा। अनिल बलूनी साफ तौर कहा है कि जिस तरीके से देश मुक्त कांग्रेस का नारा दिया है, तो पौड़ी गढ़वाल से शुरुआत हो चुकी है और आज का जो रोड शो है वो भी इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का यही बढ़ता हुआ जनाधार, यही बढ़ता हुआ खुलवा आज देखने को मिलेगा। अभी शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ आगाज हुआ, अंजाम बहुत कुछ इससे बड़ा होने वाला है। कैमरामैन अपने साथ पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी का कोटद्वार में भव्य स्वागत हो रहा है। कोटद्वार में ही उनका रोड शो है, यानी गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार, वहीं से उनका रोड शो शुरू हो रहा है। और रोड शो का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जनता उनके रोड शो में उमड़ी हुई है। गढ़वाल लोकसभा की जनता इस समय अपने जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनका स्वागत करना चाहती है, उन्हें लोकसभा चुनाव जिताना चाहते हैं। बीजेपी का दावा भी यही है कि कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की शुरुआत उत्तराखंड में कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में पौड़ी लोकसभा सीट से हुई है, क्योंकि पौड़ी लोकसभा सीट में कांग्रेस का कोई भी विधायक इसमें प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। जो विधायक थे राज मंडारी, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी है, उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। उनके साथ हरिद्वार से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो मौजूद है। उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी मौजूद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद है। लगातार यही सवाल इस समय उत्तराखंड की जनता यहाँ पर कर रही है कि किस प्रकार से उनका सांसद होना चाहिए। उनके भीड़ को देखकर यही चीजें कही जा सकती है कि लोकसभा चुनाव प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, और उसके समान सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आगामी दिनों में जो लोकसभा का जो रण होगा और दिलचस्प होता हुआ जाएगा, लेकिन शुरुआत ये अच्छी कही जा सकती है। यानी अनिल बलूनी के इस रोड शो से उनका जो आगमन का है उसका अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है। अंजाम बहुत सारी चीजों का भी देखने को होगा। 19 तारीख को लोकसभा में जो जनता है वो मतदान करेगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह का स्वागत हुआ, तो ऐसे कह सकते हैं कि बीजेपी की आंधी चल पड़ी है। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज कोटद्वार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राज्य के गृह सचिव शैलेश बगोली सीएम धामी के सचिव भी हैं। जानकारी के अनुसार कई विभागों की जिम्मेदारी संभालने के चलते यह फैसला लिया गया है। तो सीधा आपको कोटद्वार लिए चलते हैं, जहां प्रत्याशी अनिल बलूनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कोटद्वार में मेरा बहुत समय बीता है। मैं बहुत लंबा, सब आप जानते हैं, बहुत लंबा भी नहीं बोलता हूं। मुझे पता है जितनी माताएं बहनें बैठी हैं सबको घर जाके खाना बनाना है, इसलिए मैं 5 मिनट से ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आप सब जानते मैं भाषण देने का शौकीन नहीं, मुझे काम करने का शौक़ है और किसी तरीके से विकास करने का शौक़ है। जब मैं राज्यसभा का सांसद बना, मैंने पहला काम मेरे मन में था कि कोटद्वार के लिए सबसे पहले कुछ करूं, शुरुआत कोटद्वार से करूं। और सबसे पहले कोटद्वार के लिए एक आईसीयू का गठन किया और आईसीयू का निर्माण करवाया। आप सब लोग जानते होंगे कि कोविड काल में उस आईसीयू का कितना उपयोग हुआ। हमारे कोटद्वार के माताएं बहनें, हमारे भाई, उन सब के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए उस आईसीयू का बहुत बड़ा उपयोग हुआ। आप सब लोग, यहाँ के व्यापार मंडल के लोग आए कि यहाँ से जो ट्रेन है वो बंद हो गई है,
कोई और ट्रेन चलनी चाहिए। एक रात्रिकालीन सेवा के लिए 2 डब्बों की मांग की। मैंने कहा भाई 2 डब्बों की मांग क्यों करते हो, पूरी ट्रेन की मांग करो। और 2 डब्बे यहाँ रानीखेत और मसूरी एक्सप्रेस में लगते थे, मैंने कहा नहीं पूरी ट्रेन मिलेगी और पूरी एक नई ट्रेन यहाँ से रात्रि सेवा मिली। सिद्धबली की ट्रेन, सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस यहाँ से हम लोगों ने शुरू की। साथियों, मैं इसलिए आपको सब बता रहा हूँ कि काम करना और उसको पूरा करना ये हम लोगों ने सीखा है। हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोगों को पता है कि जन कल्याण के काम करने हैं, जन कल्याण के कामों को आगे कैसे बढ़ाना है। साथियों, मैं आज बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हुए, बहुत देश की बातें नहीं बताते हुए आपको चंद बातें बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड को लेकर विजन किस प्रकार का है। आप सब लोग देखिए उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से काम हो रहा है। और आप अगर थोड़ा सा कुछ पीछे जाके देखेंगे कि 2014 की हालत क्या थी। आज जो लोग मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं और उल जलूल बातें कर रहे हैं, ये अच्छी सड़कें किसने दी हैं, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी किसने दी है, ये मोदी जी के काल के कारण यहाँ सारा हुआ है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं। OROP किस प्रकार से OROP को किया गया, 1 रैंक 1 पेंशन को किस प्रकार से किया गया, बढ़िया सैकड़ों कई दशकों से पेंडिंग था, लेकिन मोदी जी ने एक दिन में किया। इसलिए मेरा ये कहना है कि मोदी जी का उत्तराखंड से बहुत लगाव है। उत्तराखंड के से उनका लगाव इस तरह से दिखता है। मुझे दिल्ली में बहुत सारे लोग बोलते हैं, देश भर में मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई ये उत्तराखंड के लोगों के साथ मोदी जी का ऐसा क्या है, ये उत्तराखंड के लोगों को उनका इतना पसंद क्यों है। आप देखिए दिल्ली में 10 साल से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डोभाल साहब हैं। आपने देखा देश का पहला CDS जनरल बिपिन रावत जो हमारे गौरव थे, वो उनको CDS बनाया गया। उसी वक्त आपने देखा होगा कि रॉ के चीफ अनिल धस्माना जी थे। उसी वक्त आपने देखा होगा कि NTRO के चीफ जो सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है उसके उत्तराखंड के थे। कोस्ट गार्ड के चीफ वो उत्तराखंड के थे। पूरी देश की सुरक्षा उत्तराखंड के हाथों पे थी और मोदी जी को विश्वास था। तो सब लोग पूछते भाई ये क्यों ऐसा होता है। मैंने कहा क्योंकि उत्तराखंड के लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करना जानते हैं। उत्तराखंड के लोग मेहनती लोग हैं, उत्तराखंड के लोग ईमानदार लोग हैं, इसलिए मोदी जी का उन पर अटूट विश्वास है। और आप देखिए उत्तराखंड के लोग, आज अगर आप दिल्ली में देखेंगे सचिवों की गिनती करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के सचिव भारत को और भारत के प्रशासन को चला रहे हैं। अभी ऋतु जी बैठी हैं, आपके पति देश के स्वास्थ्य मंत्री थे। पूरे समय तक कोविड से लड़ने में राजेश भूषण जी का जो योगदान था वो हम सबने देखा। आज वाणिज्य सचिव उत्तराखंड के और इसी हमारे जनपद के सुनील बर्थवाल हैं। आज आप बहुत बड़ी संख्या में सचिव देखेंगे तो उत्तराखंड से ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि मोदी जी का भरोसा उत्तराखंड के लोगों के साथ है। और उत्तराखंड में उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा अगले दशक में उत्तराखंड के लिए इतना विकास करना है, इतना विकास करना है कि ये देवभूमि वाकई चमक जाए। और आप कुछ दिनों से देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये तो 10 साल का कामकाज है, UCC कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी, अब क्या, लगातार कह रहे हैं। अब तो आप कोटद्वार से पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने अपना विजन उत्तराखंड को लेकर जनता के साथ साझा किया। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद भी कांग्रेस उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस का मंथन अभी भी जारी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस अभी तक नाम फाइनल नहीं कर पाई है, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर नैनीताल और हरिद्वार सीट पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। पार्टी अभी तक दोनों सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई, लेकिन खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए और सभी ने अपना प्रचार भी तेज कर दिया है। अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न सिर्फ संतों के साथ बैठक की, बल्कि गंगा आरती करने के बाद डोर टू डोर अपना जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। इसके अलावा अल्मोड़ा से अजय टमटा और उसके साथ साथ नैनीताल से अजय भट्ट भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस द्वारा अभी तक 2 सीटों पर कैंडिडेट घोषित न करना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है
कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है और यही कारण है कि अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं हो पाए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा लगातार घट रहा है। कांग्रेस से जुड़े तमाम कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और विधायक भी बीजेपी का रुख कर रहे हैं। बीते दिन बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि जो चरित्रवान लोग हैं वो बीजेपी में चले जाए तो इससे शुभ संकेत कांग्रेस के लिए और नहीं हो सकता। पूरी मेहनत के साथ, जमीनी कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस को खड़ा करेंगे। तो ये सभी का चरित्र क्या है जो बीजेपी में गया है, और ऐसे जो चरित्रवान लोग अगर ये बीजेपी में चले जाएं तो इससे शुभ संकेत कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकते। हम दोबारा से पूरी मेहनत के संग अपने जमीनी कार्यकर्ता के संग कांग्रेस को खड़ा करेंगे। और आप देखिएगा, भंडारी जी के जाने के बाद एक अलग सा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरे चमोली जनपद में है। वो ये पूछ रहे हैं कि चमोली में मरने वाले 17 लोग जो करंट से मरे और जोशीमठ बर्बाद हुआ, हमारी बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिला, केदारनाथ में सोने की चोरी भी उसकी अभी तक जांच नहीं बैठी, उसके बाद भी भंडारी अपने लालच में, अपने को बचाने के लालच में बीजेपी में गए हैं। हम पूरी ताकत से भंडारी की जाने के बाद जो घर बैठे हुए निष्क्रिय कार्यकर्ता थे वो भी कल से घरों से बाहर निकले हैं, जो हमारे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। उत्तराखंड में कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जो कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। चुनाव की तिथि सामने आते ही जो राजनीतिक हलचल है वो उत्तराखंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। रविवार को बद्रीनाथ से जो कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है और दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने वहां पर कराई। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मजबूती है वो ढलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जो मजबूती देने की बात कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा की जा रही थी वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में जो मुश्किलें हैं वो कांग्रेस की बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर जिस तरह से राजेंद्र भंडारी समेत कई वरिष्ठ नेता गए हैं, उससे ऐसा लगता है जो भाजपा 75% अधिक वोट पाने की जो बात कर रही है वो अचीव करेगी और जो प्रचंड बहुमत की जो बात करती है वो साफ तौर पर नजर आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने एक दशक में अभी तक एक भी सीट हासिल नहीं करी है 5 लोकसभा सीटों में से। क्या इस बार भी इसमें भाजपा है कि 5 जो लोकसभा सीट है उसमें कमल खिलाने में बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से साबित होगी या फिर कांग्रेस को एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस एक सीट यहाँ पर लाती है या फिर अपने जो कार्यकर्ता वहाँ से नेता कांग्रेस से होकर भाजपा जा रहे हैं उन पर रोक लगेगी और साथ साथ जो मजबूती से पार्टी लड़ने की बात कर रही है वो अब देखने को मिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ में तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। खबर हरिद्वार से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम और एसएसपी कलेक्ट्रेट ने सभागार में बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों को ब्रीफ किया और चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी जानकारी दी गई। खबर देहरादून से है, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में चुनाव आयोग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। 1 मार्च से अब तक निर्वाचन आयोग टीमों ने शराब और लगभग 7 करोड़ रुपए कैश सीज किए हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा रहे थे। इसी दौरान संयुक्त निर्वाचन सचिव नमामि बंसल ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सभी विभागों की मदद से इस पर कार्रवाई की जा रही है। चुनाव में पैसे का अवैध इस्तेमाल ना हो, इसके लिए यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। जो हमारे अब ऑनरेबल कमीशन, इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, उसमें ESMS, इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम, ये 1 मार्च से प्रभावी हो गया था, मतलब एक्टिवेट हो गया था। उसी क्रम में जैसे कि 16 मार्च को आचार संहिता लागू की गई, उससे पहले 15 दिन की अवधि में हमने 7 करोड़ का सीजर कर लिया था।
और उत्तराखंड एक मात्र राज्य था जहां पर ऑलरेडी हमारी जो चेक पोस्ट हैं बॉर्डर पर भी और एक्टिवेटेड थी, तो इसी कारण से हम ये सीजर कर पाए। और ये 7 करोड़ के सीजर का ब्रेकअप मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, आई डोंट हैव इट करंटली। खबर हल्द्वानी से है, जहां एमबीपीजी कॉलेज में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक, पारदर्शिता और निष्पक्षता से पूरा करवाने के लिए जिले में निर्वाचन कंट्रोल रूम और एमसी की स्थापना कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि चुनाव के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से सूचनाएं ले सकते हैं। कंट्रोल रूम और एमसी रूम 24 घंटे काम करेगा, जिसके संचालन के लिए 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। जो टीमें हैं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए वो गठित करी गई हैं। इसमें पूरा एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करा गया है। साथ ही जो विभिन्न प्रकार की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें हैं वो कंट्रोल रूम में भी हमको फ़ोन के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, सी विजिल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं और इसके अलावा अन्य माध्यमों से लिखित रूप में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। कंट्रोल रूम सभी प्रकार की शिकायतों पर नज़र रख रहा है। जो संबंधित अधिकारी और इसके इन्फोर्समेंट कराने के लिए जो टीमें गठित हैं शिकायतों पर कार्रवाई के लिए, उनको कंट्रोल रूम के माध्यम से भेजा जाता है। वहीं 2023 की आपदा में कोटद्वार का मालन नदी का पुल टूट गया था। वो पुल अभी तक बन नहीं पाया है। जनता की परेशानियों का हल ना तो तब निकला था, ना ही अब निकल पाया है। यानी गुजरता समय जनता की परेशानियां और बढ़ा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव की बेला चल रही है, सियासी दलों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जनता चुनावी मुद्दे ढूंढ रही है। सियासी दल तो ढूंढ ही रहे, लेकिन जनता भी अपने उन मुद्दों को ढूंढने का काम कर रही है जिस पर नेता खामोश है। कोटद्वार के मालन नदी पर बना हुआ पुल ऐसा ही बड़ा मुद्दा है जो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आम जनता से जुड़ा हुआ और सरकार की नाकामियों को दिखाता है। क्योंकि 2023 की जुलाई वाली आपदा में जब ये पुल टूटा था तब काफी लोग इस आपदा में प्रभावित यहाँ पर हुए थे, क्योंकि इसी पुल से जो कोटद्वार का जो दूसरी तरफ से जुड़ता हुआ जो क्षेत्र है वो इसी पुल से होकर गुजरता था, जिसकी जनसंख्या ये कह सकते हैं कि 40 से 50 हजार के करीब बताई जा रही है। और कोशिश यही है सरकार की कि उस समय के इस पुल को बनाने का जो वायदा किया था कि हम तय समय पर इस पुल को बनाएंगे ताकि जनता को बड़ी राहत मिल सके, लेकिन 1 साल से समय यहाँ पर व्यतीत होने को अभी तक कोई चीज यहाँ पर नहीं बन पाई। ना पुल बन पाया, ना ही पुल के निर्माण से रिलेटेड कोई काम यहाँ पर हो पाया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भी जो लोग हैं वो इस नदी के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ जाने का काम कर रहे हैं और ये वो आबादी है जो लगातार प्रभावित हो रही है। पुल पर सिर्फ खुदने का काम हुआ, अभी पुल पे अवशेष है और ये बड़े निशान हैं कि इन निशानों से होकर आम जनता यहाँ पर गुजर रही है और अभी तक सरकार जागी नहीं है, ना इस दिशा में काम हो पाया। विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार सरकार अधिकारियों का लगाई थी कि इस पुल का निर्माण जल्द किया जाए, लेकिन वो असर होता हुआ दिखा नहीं और आज भी ये निशान बाकी है। जनता के लिए चुनाव में बड़ा मुद्दा है। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, कोटद्वार। खबर काशीपुर से है, जहां रामनगर रोड की हनुमान कॉलोनी में 5 साल की बच्ची की हत्या की जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ पिता ने अपनी ही बच्ची की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी बात की कहासुनी को लेकर पिता को गुस्सा आ गया, जिसके बाद पिता ने अपनी बच्ची के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। खबर जसपुर से है, जहां एक टेंट हाउस के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं गोदाम में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर नहीं है, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया जा सका। ये हिमालय टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि किस कारण से आग लगी। लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा गोदाम पूरा बंद था, तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज़्यादा है,
तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम ये आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जांच के बाद आगे बताया जाएगा। फिर हमारे 8-9 कर्मचारी लगे हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत में लगे रहे, और ये तो सब आप भी जान रहे थे, आप भी देख ही रहे थे, सभी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से आग को काबू किया। रुड़की के ग्राम पनियाला में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जहां पुराने विवाद को लेकर एक बार फिर से लड़ाई हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर धारदार हथियार चले, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। खबर रुड़की से है। रेलवे कॉलोनी के पास गंगनहर पर पुल का निर्माण करने और पुल के रास्ते को रेलवे कॉलोनी से निकालने के चलते गुस्साए कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी विधायक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी हाल में यहां पर पुल का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे कॉलोनी के पास शहर के विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका रास्ता रेलवे कॉलोनी से निकालने की तैयारी की जा रही है। हमारे जो माननीय प्रदीप बत्रा जी हैं विधायक, वो यहाँ से नहर के उधर से पुल बनवा के और रेलवे कॉलोनी से रास्ता, उनकी मनसा है रेलवे कॉलोनी से रास्ता देने की, वो आम पब्लिक के लिए खोलना चाहते हैं। और हमारी जो कॉलोनी की सुरक्षा है, रेल कर्मचारी की सुरक्षा है और उनके परिवार की सुरक्षा में सेंधमारी करना चाह रहे हैं। कम से कम 150 परिवार हमारी कॉलोनी में रह रहे हैं और उनके सामने रोज़ जब आम रास्ता हो जाएगा, यहाँ से चोरी भी होगी, यहाँ से गुंडागर्दी भी होगी, यहाँ से कोई भी आएगा, वो रेलवे कॉलोनी नहीं, पूरे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। यहाँ से कोई भी चोरी करेगा और नहर पार करके चला जाएगा यहाँ से। खबर हरिद्वार से है, जहां अवैध खनन को रोकने के लिए निजी कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। निजी कंपनी ने जिले में 13 जगह चेक पोस्ट बनाए हैं। कंपनी को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो बीच सड़क गाड़ी रोककर रॉयल्टी और रवाना चेक कर सकती है। इसी दौरान वही कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया है, जहां कंपनी ने हरिद्वार में 6, लक्सर में 3 और रुड़की में 3 बैरियर बनाए हैं। इसके अलावा एक बैरियर चेकिंग के लिए बुग्गावाला में लगाया गया है। इसमें 4 बॉर्डर और 9 आंतरिक चेक पोस्ट बनाए गए हैं। प्राइवेट पार्टी को जो ये काम दिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी अवैध खनन या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको रोके। उसके लिए हमारे जनपद में 13 चेक पोस्ट उन्होंने चिन्हित किए हैं और उन 13 चेक पोस्टों में उन्होंने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, चेकिंग शुरू कर दी है। प्राइमा फेसी अगर आप देखेंगे, उनकी यही जिम्मेदारी है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको पकड़ें और राजस्व विभाग को इसकी सूचना दें और पुलिस विभाग को इसकी सूचना दें। अगर सीजर होना है तो पुलिस विभाग इसमें कार्रवाई कर लेगी और खनन नियमावली के अंतर्गत अगर कार्रवाई होनी तो हम राजस्व विभाग इसमें काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, एक तो रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से देखेंगे और अवैध खनन को रोकने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। सर, कई विभाग हैं, खनन विभाग भी है, प्रशासन भी है। हमारे लिए अच्छा है, जितने हेल्पिंग हैंड आपके पास ज़्यादा हों वो अच्छा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।